नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। और शुरुआत बड़ी खबर से। ये खबर जुड़ी हुई है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन से। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जींद सोनीपत रूट पर संचालित होगी। इसे स्वच्छ, हरित और शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए देखते हैं कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिखती कैसी है, उसकी झलकियां आपको दिखाते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कल हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच चलाई जा रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह ट्रेन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके खुद ही बिजली बनाती है। दरअसल हाइड्रोजन को सबसे साफ ईंधन माना जाता है और इसके इस्तेमाल से लगभग शून्य प्रदूषण होता है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे की ट्रेन्स को चलाने के तरीके में आए बदलाव का एक नया अध्याय है। आम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के उलट जो ऊपर लगी बिजली की लाइन से पावर लेती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन से ट्रेन के अंदर ही बिजली बनाती है। यह ट्रेन 89 किलोमीटर के इस रूट पर न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित है बल्कि तेज भी है। और अब आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन असल में कैसे काम करती है। हाइड्रोजन ट्रेन में एक छोटा पावर प्लांट होता है जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीईएम फ्यूल सेल के रूप में काम करता है। ट्रेन के सिलेंडर्स में जमा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर आसपास की हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ मिलकर बिजली बनाती है। यह बिजली ट्रैक्शन मोटर्स को चलाती है और पहियों को घुमाती है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एकमात्र चीज पानी की भाप और गर्मी है। इसमें ना धुआं निकलता है और ना ही टेल पाइप से कार्बन का उत्सर्जन होता है। ट्रेन को चलाने में इस्तेमाल हाइड्रोजन कहां से आएगा, इसको भी आपको समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन की तरह ही ट्रेन को भी रिफ्यूल करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। इसी मकसद से इंडियन रेलवे ने जींद में भारत का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सेंटर बनाया है। यह सेंटर 3 चरणों में काम करता है। पहला, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन बनाया जाता है। इसमें बिजली का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है और फिर इसे खास स्टोरेज टैंक में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन को 500 बार के प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है जिससे कम जगह में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन स्टोर किया जा सके और आखिर में इसे 2 अलग अलग हाइड्रोजन डिस्पेंसर के जरिए 350 बार के तय प्रेशर पर भरा जाता है। इसमें दोनों हाइड्रोजन
फॉरवर्ड कारों में एक साथ रिफ्यूलिंग हो पाती है और ट्रेन का टर्न अराउंड टाइम यानी कि वापसी का जो समय है वो कम हो जाता है और इस सेंटर में एक बार में लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर किया जा सकता है, जो ट्रेन सेट के रेगुलर ऑपरेशन के लिए काफी है। इसके स्टोरेज और सप्लाई सिस्टम को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिली हुई है। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदस्य देशों ने समुद्री मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए साझा दिशा निर्देश अपनाए और समुद्र में कानून प्रवर्तन एजेंसीज के बीच समन्वय के लिए मार्गदर्शन सिद्धांतों का समर्थन किया। इन कदमों का उद्देश्य क्षेत्र में राहत कार्यों को तेज, प्रभावी और सुरक्षित बनाना है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों ने आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने, साइबर, समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, संपर्क बढ़ाने, प्रभावी आपदा प्रबंधन तथा नई और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक और परिणाम आधारित उपायों पर चर्चा की। इस दौरान अजीत डोभाल ने साइबर खतरों, समुद्री चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपने लोगों के लिए खुशहाली और शानदार भविष्य की कोशिश करते हैं। We strive to achieve a great future, sharing prosperity and resilience for all our people. We have advanced and strengthened cooperation in fighting terrorism, combating transnational organized crime, cyber threats, meeting maritime challenges, and we are poised to combat new and emerging threats together. BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security should continue to drive our collective efforts. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक समेत अन्य आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी और अंतिम अवसर दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया, पाठक और अन्य आरोपियों की ओर से अदालत में कोई भी पेश नहीं हुआ। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए पहले भी कई बार अंतिम अवसर दिया जा चुका है, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। यह मामला सीबीआई की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 और 18 अगस्त के लिए निर्धारित की गई है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर स्थित बांकड़ा मस्जिद को स्थानांतरित करने की चर्चाओं से राजनीति गरमाई हुई है। मस्जिद में नमाज को लेकर उठे विवाद के बीच बांकड़ा मस्जिद कमेटी के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने विरोध का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि कल 1 करोड़ मुसलमानों के जुटने की तैयारी है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एयरपोर्ट के गेट नंबर 7 के पास एकत्र होने का आह्वान किया गया है। मुसलमान नमाज पढ़ने जाएंगे। हमने बोला बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे, ना मिছিল करेंगे, ना माइकिंग, ना कोई जुलूस। मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। हम दुखी हैं। बस आपको रोक सकता है कोई लुटेरा मस्जिद में नमाज? हम पूछना चाहते हैं, आप रोक सकते हैं किसी मस्जिद में? पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री कोयल मलिक ने भी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
दिलचस्प बात यह है कि बुधवार शाम तक राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर सांसदों की सूची में कोयल मलिक का नाम मौजूद था, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक बदले घटनाक्रम से बंगाल की सियासत गर्मा गई। राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को लिखे एक पत्र में कोयल मलिक ने लिखा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं, कृपया इसे स्वीकार किया जाए। पार्टी से राज्यसभा पद छोड़ने वाली वो चौथी सांसद हैं। कोयल से पहले भी 3 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर पहले ही राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके 3 पूर्व सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश त्रिक बराइक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कोयल मलिक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूटती नजर आ रही है। ज्यादातर सांसद विधायक पार्टी से दूर हो चुके हैं। कोयल मलिक के इस्तीफे को टीएमसी और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भूपेश बघेल के पंजाब दौरे के बाद अब सारी गतिविधियां पार्टी हाईकमान पर केंद्रित हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पंजाब से कांग्रेस के सभी सांसद भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार चन्नी आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान पंजाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, संगठनात्मक मुद्दों को और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि पंजाब के सभी कांग्रेस सांसद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 8 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो गई है। ये संशोधन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत किए गए हैं और नए नियमों के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक मानकीकृत, डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार अब जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड में नाम, प्रथम नाम, मध्य नाम और उपनाम के निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा और इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से भी प्राप्त किए जा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य इन बदलावों के जरिए पंजीकरण व्यवस्था को अधिक सरल, सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत को 2035 तक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनाने का रोड मैप जारी किया। रोड मैप के तहत वर्ष 2035 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर $691 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में $195 बिलियन है। इससे भारत दुनिया की शीर्ष 3 जैव तकनीक शक्तियों में शुमार हो जाएगा। वर्ष 2047 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था $2.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इससे 3 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत की जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान 4.8% है। Once we have a thriving bioeconomy, I know whether we realize we will be addressing more than one national goals envisaged by the Modi government. There will be health security, there will be food security, this will be vocal for local and also global, as was the vaccine. There will be high-skilled jobs in millions. And above all, the geopolitical stature of India. और इसी के साथ ही दूरदर्शन के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।